हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हम पढ़ रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो था एनसीएफ 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में हमने अध्ययन किया कि कैसे 75, 88 और 2000 में जो पाठ्यचर्या निर्मित की गई 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम, उसके बाद 2005 में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्धारित की गई कि एक निश्चित पाठ्यचर्या हो पूरे देश के लिए। उसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निर्धारित की गई। फिर 2009 में शिक्षक शिक्षा हेतु अर्थात शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए या शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 आई। इसको 9-10 भी कहते हैं क्योंकि 9 में तो कमेटी बनी और 10 में उनका अपना जो पाठ्यचर्या पूरे बनकर तैयार हुई, 10 में तैयार हुई, तो 9-10 भी कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये 9 के नाम से ही जाना जाता है। इसको कहते हैं एनसीएफटीई। एनसीएफटीई क्या कहा जाता है? एनसीएफटीई। एनसीएफटीई का मतलब हुआ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। क्या चीज? एनसीएफटीई 2009 इस नाम से जाना जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के नाम से। शिक्षक शिक्षा की अगर इतिहास की बात करा जाए तो वैदिक काल में से ही शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण एक प्रकार से कह सकते हैं चला आ रहा है। उस समय समावर्तन संस्कार के बाद बच्चों को बड़ी क्लासेस में ट्रेनिंग दिया जाता था, बड़ी क्लासों में प्रशिक्षण दिया जाता था और वे आकर अपने निचली कक्षाओं को क्या करते थे? पढ़ाते थे। फिर उसके बाद बौद्ध काल में देखें तो बौद्ध भिक्षु टीचर बनते थे या बौद्ध भिक्षु अन्य लोगों को पढ़ाते थे। और मुस्लिम काल में उस्ताद होते थे। शिक्षक कौन बनते थे? उस्ताद कहलाते। और ये मौखिक और व्यवहारिक ज्ञान को दिया जाता था उस समय। और अगर वर्तमान काल या आधुनिक भारत की बात करें तो डेन ईसाई मिशनरियों ने 1716 में ट्रावनकोर में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। यह शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। कहां पर? ट्रावनकोर में। आपको हमने शुरुआत में स्वतंत्रता पूर्व वाले में पढ़ाया था। स्वतंत्रता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के विकास में आपको याद हो। उसके बाद मद्रास में 2 नॉर्मल स्कूल खोले। नॉर्मल स्कूल इसी को कहा जाता है, शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल को नॉर्मल स्कूल कहा जाता है, खोले गए। फिर शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल का विकास लगातार चलता रहा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी अगर देखा जाए तो समितियां आई, वो राधा कृष्णन समिति आई, माध्यमिक शिक्षा आयोग समिति आई, कोठारी आयोग आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आया। तो फिर 1968 के बाद 1986 आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आई। तो सब में शिक्षक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा के बारे में अपने अपने सुझाव दिए तथा उसके विकास के बारे में बातें कही गई और उसमें चलता रहा। लेकिन जो शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2009, उसका कारण क्या रहा कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू हुआ। आप लोग जानते होंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अधिनियम बना और 2010 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। तो जब ये अधिनियम बना तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, मतलब काफी बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुए, क्योंकि इसमें यह हो गया कि उसमें शिक्षक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पद है वो मैक्सिमम 10% से ज्यादा ना हो। टीचर स्टूडेंट अनुपात जो था वो 1:30 कर दिया गया। तो वही चीज है
का नियम लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला और प्रारंभिक शिक्षकों की मांग बढ़ गई, क्योंकि उसमें राइट टू एजुकेशन कर दिया गया। तो अब जहां शिक्षक कमी थी, जिस भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की कमी थी, उस प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था जरूरी हो गई, क्योंकि यह अधिकार अधिनियम बन गया, मूल अधिकार बन गया और इसकी संरक्षण सुप्रीम कोर्ट स्वयं करता है, मूल अधिकार की। अतः प्रशिक्षण शिक्षकों की मांग को पूरा करने और साथ साथ ये भी था कि बदलता स्वरूप शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बदलते स्वरूप के अनुसार उसके विषय वस्तु एवं रूपरेखा जो 21वीं शताब्दी के मांग के अनुसार थी में आमूलचूल परिवर्तन कर एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो इस पर काम करता है शिक्षक शिक्षा, नेशनल शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय परिषद जो है ने शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु एनसीटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने क्या किया? प्रोफेसर सीएल आनंद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सीएल आनंद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। सीएल आनंद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया कि शिक्षक शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हो, जो शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते हुए परिवर्तन के अनुसार हो, जो 21वीं शताब्दी के मांग के अनुसार हो, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सके, उसके अनुसार हो। तो एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया और इन विशेषज्ञों ने हैदराबाद और उदयपुर में, कहा? हैदराबाद और उदयपुर में कुल विश्वविद्यालय के कुलपतियों, शिक्षा संस्थानों के डीन, एससीईआरटी सचिव, डाइट प्राचार्य और अनेक शिक्षकों के साथ मिलकर 2 जगह पर बैठक की। हैदराबाद में बैठकें की और उदयपुर में बैठकें की, के साथ मिलकर बैठक कर शिक्षा के महत्व को देखते हुए एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया जो शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गुणवत्ता को बनाए रख सके और जिसे, ये भी लिख लीजिए, और जिसे एनसीएफटीई 2009 कहा जाता है। कहा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक, किसने? देखो, किसके निर्देशन पे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी के निर्देशन पर जो एक विशेषज्ञ टीम गठित हुई थी सीएल आनंद की अध्यक्षता में, उसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 तैयार किया। कब तैयार किया? 10 में तैयार इन्होंने की। तो 10 में ये तैयार हुआ, 9 में कमेटी बनी थी और 10 में तैयार हुआ, लेकिन ये एनसीएफटीई 2009 के नाम से ही जाना जाता है, अर्थात राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 के नाम से ही जाना जाता है। अब एनसीएफटीई के उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य। अब देखते हैं प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है और अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं एनसीएफटीई 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य का। प्रत्यक्ष उद्देश्य जिसका संबंध शिक्षकों के प्रत्यक्ष कार्य एवं व्यवहार से होता है, अर्थात वो उद्देश्य जिसको शिक्षक से सीधा संबंध होता है, शिक्षक के कार्य एवं व्यवहार से सीधा संबंध होता है, जिसके द्वारा वो छात्रों के कार्य एवं व्यवहार में पर्याप्त सुधार ला सके या उनमें उचित सुधार किया जा सके। वे कौन कौन से कार्य एवं व्यवहार है शिक्षकों के लिए, उसकी बात करते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा शिक्षक शिक्षा उचित एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए एक
उचित एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हो, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हो, जिसके द्वारा शिक्षा का विकास किया जा सके। फिर कहता है शिक्षा के समावधि का निर्माण, ये इसका ये उद्देश्य था कि एक अच्छा उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए, तो इसका समावधि का निर्धारण किया जाए। समावधि के निर्धारण में बीटीसी के लिए 2 वर्ष से निर्धारण किया गया था, जिसमें 2 वर्ष से निर्धारण था ये ग्रेजुएशन के बाद था। बीएड के लिए 1 वर्ष से निर्धारण, बीएड के लिए आप लोग जानते हैं पहले 1 वर्ष ये था, और बीटीसी कितना 2 वर्ष से निर्धारित था। तो वही कहा गया शिक्षा समावधि का निर्धारण। फिर शिक्षा के विषय वस्तु एवं प्रस्तुतिकरण, इसके विषय वस्तु एवं प्रस्तुतिकरण में भी परिवर्तन करने की बात कही गई। ये उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि इसमें प्रयोगात्मक कार्यों को लाया जाए, इसमें इंटर्नशिप को रखा जाए। इंटर्नशिप मतलब होता है कि आप प्राथमिक स्कूलों में जाकर वहां के कार्य व्यवहार को जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ाएंगे, मतलब एक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वही चीज कहा है कि प्रयोगात्मक कार्य एवं व्यवहार तथा इंटर्नशिप की भी बात इसके अंतर्गत, इस उद्देश्य के अंतर्गत कही गई। व्यवसायिक वृद्धि एवं विकास की बात कही गई है कि शिक्षकों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ नवाचार का भी विकास हो। ये रहो सैद्धांतिक ज्ञान, उसमें नए नए शिक्षण तकनीक, नई नई शिक्षण प्रविधियां, इन सब का ज्ञान हो, जिसके द्वारा वो छात्रों का अच्छे से विकास कर सके। तो ये उद्देश्य रखा गया कि व्यवसायिक वृद्धि उनकी हो। व्यवसायिक शिक्षक का व्यवसाय क्या है? पढ़ाना। तो उसमें वृद्धि हो। वृद्धि कब होगा? जब उसके कौशल का विकास होगा, उसकी क्षमताओं का विकास होगा। और क्षमताओं कौशलों का विकास कब होगा? जब नई नई चीजें उसको ज्ञान प्राप्त होगी, नए नए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा, नई नई शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त होगा, नई नई तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो उसका व्यवसाय विकास होगा शिक्षक। तो वो एक उद्देश्य रखा गया। साथ साथ शिक्षकों में विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों का विकास, इसमें कहा गया है कि विभिन्न योग्यताओं और गुणों का विकास होगा। विभिन्न योग्यताओं और गुणों का विकास होगा शिक्षकों में, तो वो छात्रों के सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, शारीरिक सभी प्रकार के गुणों का विकास कर सकेंगे। कहते हैं एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, बुझा हुआ दीपक नहीं जला सकता। तो एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो शिक्षकों में विभिन्न योग्यताएं होंगी, तभी तो अपने छात्रों के अंदर उन योग्यताओं को डाल सकेगा। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार का विकास वो कर सकेगा। सामाजिक विकास, तो वही कहा विभिन्न योग्यताओं गुणों का विकास। एक दार्शनिक एवं विचारक के रूप में शिक्षक की योग्यताओं का विकास। शिक्षक एक दार्शनिक एवं विचारक होना चाहिए। दार्शनिक एवं विचारक नहीं होगा तो वो शिक्षा की समस्याओं का सही समाधान नहीं निकाल पाएगा। अगर एक दार्शनिक के रूप में शिक्षक होगा तो वो जो भी नई नई समस्याएं आ रही हैं उनका नया रूप, उनको उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। तो एक दार्शनिक के रूप में, एक विचारक के रूप में, थिंकर के रूप में शिक्षक की योग्यताओं का विकास करने, इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक रूप में करेगा शिक्षक का विकास। छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, उनकी रुचियों सबका उसको पता लगेगा। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक मनोवैज्ञानिक होगा, मनोविज्ञान का काम क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षक मनोवैज्ञानिक होगा तो छात्रों के व्यवहार को जान सकेगा कि ये क्या चाह रहा है, इसकी योग्यताएं क्या है, क्षमताएं क्या है, इसकी रुचि क्या है इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास कर सकेगा। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप में शिक्षक के विकास के लिए, जिससे वो परामर्श और निर्देशन देने की योग्यता का भी विकास हो। भाई एक मनोवैज्ञानिक होगा शिक्षक, तभी वो परामर्श और निर्देशन की बात कर सकेगा या छात्रों को उचित परामर्श और निर्देशन दे सकेगा, जिससे वे अपने जीवन में एक सही पथ पर आगे बढ़ सके, उनका सही मार्गदर्शन हो सके, वो सही दिशा में लग सके, अपने
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर जा सके। हमने वैज्ञानिक साथ साथ शिक्षा के सामाजिक आधार को समझने की योग्यता। सामाजिक आधार जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है समाज की आवश्यकताओं पर आधारित है। समाज क्या चाहता है, समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की क्या आकांक्षा है, समाज किस प्रकार के बालक की कामना करता है। क्योंकि शिक्षा में सामाजिक आधार बहुत जरूरी है। अगर समाज के अकॉर्डिंग हम बालक को नहीं बना पा रहे तो शिक्षा हमारे लिए वो शिक्षा देना बेकार है। एक सामाजिक बनाना, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक अध्यापक की नियुक्ति करना, मतलब शिक्षक का विकास करना है, छात्र का विकास करना है। तो उसके लिए सामाजिक आधार को समझने की योग्यता का विकास हो सके, शिक्षक का ये उद्देश्य रखा गया। ये शिक्षक में इतनी चीजों का विकास हो सके, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण हो कि शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीजों का विकास हो सके। जो चाहे बीएड, बीटीसी या किसी माध्यम से, एमएड के माध्यम से जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनमें इन चीजों का विकास हो सके, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया। इसका अगर अप्रत्यक्ष उद्देश्य की बात करें, डायरेक्ट अगर नहीं कह रहा, इसका संबंध उस पर है जिसमें छात्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके, कि शिक्षक के अंदर इतनी योग्यताएं हो जाए कि जो कार्य कर रहा है उससे तो डायरेक्ट जो लाभ लेना ही लेना है, उसके अलावा इनडायरेक्ट भी छात्रों का भला हो जाए। उसके लिए भी ये कुछ उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया, प्रत्यक्ष उद्देश्य कि ये तो प्राप्त हो, साथ साथ ये उद्देश्य भी हमारे प्राप्त हो। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिसमें इन उद्देश्यों के साथ साथ ये उद्देश्यों की जो हम पूर्ति करने जाए तो उनके साथ साथ इन उद्देश्यों की भी प्राप्ति संभव हो सके। उसमें क्या है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने की योग्यता का विकास। जब इन योग्यताओं का विकास करने जाएंगे, इन योग्यताओं का विकास होगा छात्रों के अंदर या जो शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे हैं टीचर के अंदर, तो शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने की योग्यताओं का विकास। एक इफेक्टिव टीचिंग की योग्यता का विकास हो सके, ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। छात्रों शिक्षा को मूल्य केंद्रित बनाए, मूल्य केंद्रित, क्योंकि मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। मूल्यों का ह्रास से तात्पर्य अच्छे मूल्यों की कमी होती जा रही है। मूल्य जो हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं, मूल्य जो हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं, वैल्यू जिसको कहते हैं इंग्लिश में वैल्यू। किसी भी चीज के लिए हमारे वैल्यू क्या है, उन वैल्यू के आधार पर, उन मूल्यों के आधार पर हम किसी भी कार्य का व्यवहार करते हैं। तो वही कह रहा है कि मूल्य ह्रास होता जा रहा है, अच्छे मूल्यों की कमी होती जा रही है बालकों के अंदर। तो शिक्षा को मूल्य केंद्रित बनाया जाए, अर्थात पालक के अंदर अच्छे अच्छे मूल्य डेवलप हो सके, ऐसा बनाया जाए। और छात्रों को पर्यावरण मूल्य विकसित करने की योग्यता का विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अर्थात पर्यावरणीय मूल्य विकसित करने की योग्यता का विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम है। छात्रों में तार्किक चिंतन, मनन और निर्णय शक्ति का योग्यता का विकास हो, ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण तैयार किए जाए, ऐसे शिक्षक तैयार किए जाए जो छात्रों में तार्किक चिंतन, मनन एवं निर्णय शक्ति की योग्यता का विकास कर सके। छात्र किसी भी चीज के बारे में तर्क कर सके, उनके बारे में विचार विमर्श कर सके और किसी निर्णय पर पहुंच सके, ऐसी योग्यताओं का विकास किया जाए। साथ साथ छात्रों में करके सीखने की आदत का विकास किया जा सके। जब शिक्षक के अंदर ये होगा तो छात्रों में करके सीखने, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग की आदत का विकास हो सके, ना कि रटन प्रणाली की आदत का विकास। किस प्रणाली का? लर्निंग बाय डूइंग, और उचित मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास हो सके कि छात्रों में सही से किसी भी चीज के मूल्यांकन की क्षमता का विकास हो सके। ये कितना सही है, कहां तक सही है, या हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हुई है,
उस प्रकार की मूल्यांकन की क्षमता का विकास हो सके, अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास की क्षमता का विकास हो सके, छात्रों के सर्वांगीण विकास करने की क्षमता का विकास, टीचर के अंदर छात्रों का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास करने की योग्यता का विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो ये तो था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उद्देश्य। एनसीईआरटी 2009 का स्वरूप अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का अगर स्वरूप की बात करें या तो यह स्वरूप 6 भागों में बांटा गया है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि शिक्षा का नवीनतम पाठ्यचर्या कौन सी है, या नवीनतम दस्तावेज भी कह सकते हैं, पाठ्यचर्या कह लीजिए, दस्तावेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोनों पूछा जाता है। तो नवीनतम दस्तावेज की अगर बात करें, नवीनतम पाठ्यचर्या की बात करें तो एनसीईआरटी 2009 है। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो कौन सा है? एनसीईआरटी 2009, जिसको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। ये 6 भागों में इस एनसीईआरटी को बांटा गया। उसमें प्रथम भाग में शिक्षक शिक्षा के संदर्भ, सरोकार एवं दृष्टिकोण, मतलब शिक्षक शिक्षा का क्या संदर्भ है, उसका क्या मतलब है और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक शिक्षा का, इससे संबंधित बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई। फिर दूसरे भाग में शिक्षक शिक्षा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम को बताया गया है कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जो शुरुआती जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी पाठ्यक्रम कैसा हो उसके बारे में बताया गया है। जो बीएड, बीटीसी इन सब के लिए पाठ्यक्रम की बात की गई है, उनके पाठ्यक्रम के बारे में इसमें बताया गया है क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरे भाग में शिक्षक शिक्षा योजना का पुनर्गठित पाठ्यक्रम, पुनर्गठित पाठ्यक्रम कैसा हो, जिसमें बीएलएड और चीजों के बारे में बात की गई है, वो पुनर्गठित कार्यक्रम है क्योंकि उनमें बीए बीएड दोनों है। तो उस प्रकार के जो इंटर के बाद 4 वर्षीय 5 वर्षीय कार्यक्रम की बात कही गई है। फिर है विकासशील शिक्षक मूल्यांकन, जो विकसित हो रहे हैं शिक्षक, उनका मूल्यांकन की बात इसमें कही गई है कि किस तरह से शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाए, किस तरह से उनके प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक बातों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाए, उसके बारे में इसमें बात कही गई। फिर कहा गया सेवारत शिक्षकों की व्यवसायिक क्षमता का विकास, जो सेवारत शिक्षक है, जो पढ़ा रहे इस समय शिक्षक, उनकी क्षमता का कैसे विकास किया जाए, उनके दक्षता का कैसे विकास किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में इसमें बताया गया। फिर प्रशिक्षण शिक्षा की तैयारी कैसे की जाए, उसके बारे में इसमें इस पाठ्यक्रम इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की गई। इसमें अगर इसके इन संदर्भों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझावों को देखें, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आए हैं इन 6 पाठ्यक्रमों के आधार पर। तो महत्वपूर्ण सुझाव जो है उसमें प्रथम है कि शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम का जो ढांचा वो विद्यालय पाठ्यक्रम ढांचा के अनुसार, कैसे विद्यालय पाठ्यक्रम ढांचा के अनुसार होना चाहिए, अर्थात शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिक स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे तो उनके उसमें भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वही चीज वहां उनको जाके पढ़ाना है। तो इन चीजों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में। और आजकल आप भी देख रहे हैं जो बीटीसी कर रहे हो उनको भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारी इंग्लिश सब चीजें पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, गणित, सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो वही चीजें उसमें शामिल करने की बात कही गई। साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा पर उचित नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कहा गया है इसको विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जाए। चूंकि बीएड तो विश्वविद्यालय का अधीन है, लेकिन अभी इसको विश्वविद्यालय के अधीन नहीं किया गया है। इन्होंने कहा था विश्वविद्यालय के अधीन करने की आवश्यकता है।
विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा तो इस पर उचित प्रबंधन एवं निर्देशन किया जा सकेगा, इस पर उचित नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ साथ एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के बारे में कहा कि ये अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, मतलब इसके स्तर में गिरावटें आती जा रही है एक वर्षीय पाठ्यक्रम, अतः इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। और जिसके कारण आप देखिए आज बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षीय हो गया है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा 6 से 10 सप्ताह का इंटर्नशिप होना चाहिए। इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इंटर्नशिप का मतलब है आप स्कूल परिस्थितियों में जाकर वहां के पूरी कार्यविधियों को संभालेंगे, कैसे क्या क्या स्कूल में होता है उनको देखेंगे, जानेंगे, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वो इंटर्नशिप के बारे में कहा 6 से 10 सप्ताह का इंटर्नशिप होना चाहिए। और देखिए बीटीसी के अंतर्गत एक 30 वर्किंग डे, कितने 30 वर्किंग डे का इंटर्नशिप है, जो करीब करीब 6 सप्ताह का अगर बात करें तो 6 सप्ताह में पूरा होगा। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं विकलांगों के लिए अलग हो जाए, उसके लिए नहीं, समेकित शिक्षा की बात, समावेशी शिक्षा की बात इन्होंने कही कि सामान्य के साथ जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। और शिक्षक प्रशिक्षण है तो बीएड तथा स्कूली विषय में स्नातकोत्तर के साथ साथ एमएड को आहर्ता बनाया जाए। ठीक, तो बीएड एमएड जो हो और स्कूली विषय में अगर वो स्नातकोत्तर हो तो उसको स्कूली विषय से तात्पर्य इतिहास, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इन सब विषयों में अगर जो ये दिया है ना स्कूली विषय, इसमें सब में अगर वो स्नातकोत्तर हो तो उसके लिए वो अर्हता पूर्ण होगी। साथ साथ एमएड को भी सुदृढ़ किया जाए और उसके अंतर्गत देखिए बीएड के साथ साथ एमएड भी अब 2 साल का हो गया है, 2 वर्षीय हो गया, पहले 1 वर्षीय। सतत शिक्षा माध्यम द्वारा सेवारत शिक्षकों की दक्षता का विकास किया जाए। सतत शिक्षा माध्यम द्वारा, सतत कंटिन्यूअस शिक्षा मतलब कंटिन्यूअस उनको ट्रेनिंग, कभी किसी चीज जो नया नई चीजें आ रही है उनको बराबर ट्रेनिंग के द्वारा उनकी दक्षताओं का विकास किया जा सके, ये बात इन्होंने कही। इसमें एक पॉइंट मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है जो छूट गया है कि जो शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम है वो इंटर के बाद जो इंटरग्रेटिव पाठ्यक्रम है, जो पुनर्गठित पाठ्यक्रम है, वो 4 से 5 वर्षीय का होना चाहिए। अर्थात अभी बीएड और बीटीसी जो हो रहा है वो स्नातक उपाधि के बाद हो रहा है और वो 2 वर्षीय, फिलहाल वर्तमान समय में 2 वर्षीय है, पहले 1 वर्षीय और 2 वर्षीय निर्धारित किया गया था। और साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो पुनर्गठित पाठ्यक्रम है जो इंटर के बाद होना है वो 4 से 5 वर्षीय का होना चाहिए। और देखिए अब आने वाला है डीएलएड जो 4 वर्षीय का है, इंटर के बाद का पाठ्यक्रम, इंटर बाद उसमें हम प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो था एनसीएफ 2009 की प्रमुख सुझाव। तो उम्मीद करते हैं एनसीएफ टी 2009 आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसका नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके डीएलएड पाठ्यक्रम में ही नहीं, टीईटी में भी, सुपर टैट में भी और कंपटीशन एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखिएगा, इसका नोट्स बना के रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।